हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आप लोग सब अभी बहुत टेंस्ड हैं कि बोर्ड सामने आ गया है तो कैसे रिवाइज करें। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। अभी 21st से बोर्ड्स है। तो मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया है। हर सब्जेक्ट पे मैं आने वाले टाइम पे और हर चैप्टर से वीडियो लेके आऊँगी, जो कि हो गया रिविजन के लिए बेसिकली। और जो आज वीडियो बनाया इसमें जो नोट्स है वो एकदम मैंने शॉर्ट एंड क्रिप्स में बनाया है कि आप इसको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम से पहले अगर आप रिवाइज़ करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आज मैंने बनाया है हिस्ट्री पे वीडियो, और मैंने जो भी सोर्सेस लिए हैं वो आईसीएसई के क्लास 10 के बुक जो टोटल हिस्ट्री एंड टोटल सिविक्स है उस बुक से मैंने ये वाला जो बुक है इससे मैंने इसके सोर्सेस लिए हैं, जो मैं आज सभी को एक्सप्लेन करूँगी। सीबीएसई ये जो है ये आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर और आने वाले टाइम पे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आप बिना कुछ सोचे या बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो चैप्टर है ये आपको हर साल बोर्ड्स में इसे आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857, इसके थोड़े इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं कि क्यों हुआ था। देखिए, क्यों हुआ था इसके पीछे बहुत से कारण थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए थे और बहुत वो अपने ट्रेड्स को फैला रहे थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिश को इंटरेस्ट आने लगा कि यहाँ से तो हमको फ़ायदा है। वो क्या चाह रहे थे कि वो टैक्स ना दे। ब्रिटिश चाह रहे थे कि हम टैक्स ना दें, ऐसा कुछ करें कि हमको टैक्स भी ना देना पड़े और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो ये सब और भी बहुत सारे कारण था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेस था। जो सबसे पहला जो कॉजेस था वो था पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या था कि ब्रिटिश अपना दिमाग लगा रहे थे कि कैसे, मतलब हम इन लोगों को ये करते। सबसे पहला मेन रीज़न था पॉलिटिकल कॉजेस, जो कि सबसे पहला पॉइंट है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो ब्रिटिश ऐसे पॉलिसीज़ ला रहे थे अपना एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। वो बहुत तरीके से अपना जगह को एक्सपैंड कर रहे थे, अपना ट्रेड को एक्सपैंड कर रहे थे। सबसे पहला जो है वो है आउटराइट वॉर्स। वो क्या करते थे कि राजा को बोलते थे और वो उनको आपस में राजा से वॉर करते थे। वॉर में क्या करते थे, और एज अ गिफ्ट वो राजा के जो भी जितना भी राज्य था, जिस जिस जगह पे राजा राज्य करता था वो स्टेट्स को वो ले लेते थे। जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर के कारण जब ब्रिटिश जीत गई थी तो उसने बंगाल उड़ीसा और बिहार में अपना राज्य बना लिया था। सेकंड जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ ये था कि ब्रिटिश ये कह रहे थे कि जिस भी राजा का अपना ओन सन नहीं है, जो बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता है। आइए मैं देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट दैट इज इट वुड कम अंडर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश का ये कहना था, जिसका भी किंग का अपना सन नहीं है या अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो जो रूल जो स्टेट है, वो जो टेरिटरी है, वो कोलैप्स हो जाएगा। इसी के वजह से जो झांसी की रानी का लड़ाई हुआ था। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड इन 1853 लिविंग नो नेचुरल हायर, द विडो रानी वाज पेंशन एंड देयर अडॉप्टेड सन आनंद राव वॉज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ लॉफुल सक्सेसर टू दी थ्रोन। उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आनंद राव। तो वो चाहती थी कि वो राजा बने, बट ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगा के उन्होंने कहा कि ये लॉफुली नहीं बन सकता सक्सेसर, जिसके वजह से झांसी की रानी और ब्रिटिश में लड़ाई हुआ था। कि अदर और भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारे ऐसे टेरिटरी है जिसने ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया। जैसे कि जयपुर है, संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है। ये सब कुछ कुछ टेरिटरी है जिसको ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को करके अपने टेरिटरी को अपने अधीन में ले लिया था। जो है वो है सब्सिडरी अलायंस।
और ये भी एक पॉलिसी था उसका, सब्सिडियरी अलायंस एक ऐसा पॉलिसी था, ब्रिटिश को लगा कि यार हर जगह तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी भी बहुत से ऐसे राजा थे जिनके अपने बायोलॉजिकल सन थे, नेचुरल सन थे। तो उन्होंने एक और पॉलिसी निकाला जो है सब्सिडियरी अलायंस। वो राजा को ये कहते थे कि आप हमें हमें आर्मी के लिए जो भी हम आपको आर्मी का प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आप उस आर्मी का आपको जो भी खर्चा है वो आपको हम लोग को देना होगा। Subsidiary alliance was an agreement between the British East India Company and the Indian princely state. By virtue of these states lost their sovereignty, the power of the ruler to ruler independent without any outside interfere of the British. तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? एक एग्रीमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे। ब्रिटिश एम्पायर का ये कहना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कहना था कि हम आपको आउटसाइड से फुल सपोर्ट करेंगे, हम अपना आर्मी देंगे, आप उस आर्मी का जो खर्चा है जो भी है वो सब फूड का खर्चा या उसका जो वॉर का जितना भी है वो आपको लेना पड़ेगा, और हम आपके जो इनसाइड मामले उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने सबसे जो मेन चीज़ है, एक राजा का जो मेन चीज़ होता है आर्मी, वही इन्होंने ले लिया। इन्होंने बोला आपका कोई आर्मी नहीं होगा, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब्सिडियरी लाइन से भी इन्होंने बहुत सारे राजा के साथ एग्रीमेंट किया, जैसे कि सब्सिडियरी लाइन्स किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद से, रूलर ऑफ मैसूर से, राजा ऑफ तंजौर एंड दी राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भद्रपुर। इन सब स्टेट से जिन सब से ब्रिटिश ने अपना अलायंस किया। अब हम थर्ड जो है वो पढ़ते हैं मिसरूल। मिसरूल उन्होंने कैसे किया? एक अवध करके एक जगह है, उन्होंने उस जगह को मिसरूल किया राजा को ये बोल के कि आपके यहाँ ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपका गवर्नेंस गलत है। तो ये सब कुछ रीजंस को बोल के वो उस जगह को अपने अधीन ले लेते थे और ये बोलते थे हम आपको करके दिखाएंगे कि इस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप अपने स्टेट को ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब रीज़न था, ये सब रीज़न था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का, जिसके वजह से ब्रिटिश अपने अधीन में बहुत सारे टेरिटरीज को अपने अंदर ले ली थी। सेकेंड जो पॉइंट है वो है डिसरिस्पेक्ट शोन टू दी बहादुर शाह। जो बहादुर शाह जो लास्ट मुगल रूलर एम्पायर थे, उनको ब्रिटिश ने डिसरिस्पेक्ट किया। क्या किया उन्होंने कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह है वो अब रेड फोर्ट में रह नहीं सकते। उनको ये बोला गया कि आप अपना जो महल है वो आप कुतुब मीनार शिफ्ट करिए। उनको रेड फोर्ट में रहने की अनुमति ब्रिटिश ने नहीं बोला, उन लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि आप नहीं रह सकते, आपको कुतुब मीनार में शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह के जब डेथ हुआ तो उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह के बाद कोई भी सक्सेसर उसके बाद कोई भी सक्सेसर राजा नहीं बन सकता। तो ये जो चीज़ है, ये ब्रिटिश के जो डिसीजंस थे वो मुस्लिम्स को बहुत हर्ट किया। जो जीनत महल था, द वाइफ ऑफ बहादुर शाह बिकम प्लॉटिंग अगेंस्ट देम। और वहाँ पे क्या था, जो उनका जो महल था, बहादुर शाह की वाइफ की जो महल था, वहाँ पे ब्रिटिश ने जाके पूरा अ, अपना आर्मी को रख दिया वहाँ पे, और उसको पूरी तरीके से मतलब वहाँ पे पूरा एकदम अपने ही पूरे आर्मी को वहाँ पे रख दिया ताकि कोई जा ना सके। तो ये था आपका दूसरा कारण। तीसरा जो कारण था वो था ट्रीटमेंट गिवन टू द नाना साहब। उस टाइम जो ब्रिटिश ने जो ट्रीटमेंट दिया था नाना नाना साहब को, वो भी एक रीज़न था कि इस वॉर का कॉज का। तो नाना साहब के जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा, Nana Sahib was the adopted son of Baji Rao to the last Peshwa. The British refused to grant Nana Sahib the pension they were paying to the Baji Rao too. तो जो क्या था कि नाना साहब के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया कि नाना साहब के जो दूसरे संत जो थे बाजीराव टू के जो लास्ट पेशवा थे, तो ब्रिटिश ने ये कहा कि हम नाना साहब को पेंशन नहीं देंगे। द नाना साहब वॉज तो नाना साहब को जो पेंशन है वो नहीं दिया जा रहा था, वो बाजीराव टू को दिया जा रहा था। और नाना साहब जी को फोर्स किया गया कि वो कानपुर में अपनी फैमिली से दूर रहें, जिनकी वजह से उनका हेल्थ ख़राब हो गया और नाना साहब का जो डेथ है वो जेल में ही हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो रीज़न था, तो एकदम फोर्थ जो रीज़न था वो था एब्सेंट सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के आने से क्या हुआ कि इंडिया का जो सोवरेनिटी था वो बहुत खतरे में था। एब्सेंट सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश मीन्स दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड और तो इसका ये मतलब है कि आप
अब जो इंडिया का जो रूलिंग है वो डायरेक्ट इंग्लैंड से होगा, और हमें यहाँ इंडियंस पे रूल कौन करेंगे, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। वो इतना दूर है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो इंग्लैंड में बैठी है। तो ये सॉवरेनिटी का कारण ही यही था कि हम अपने से कुछ कर नहीं सकते हैं, जो ब्रिटिश जो उतनी दूर में बैठी है वो हमारे इंडियंस पे रूल करेगी। और जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही देना होगा। जो भी टैक्स रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होंगे वो सिर्फ इंडियंस को ही देना होगा। ये सब कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे जो कि वॉर का कारण बने। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि सोशियो रिलीजियस कॉजेस। तो सेकंड जो वॉर का जो कॉज आया वो था सोशल रिलीजियस कॉजेस। सबसे पहला था इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। ब्रिटिश यहाँ जब आए थे तो वो इंडियंस के जो उस टाइम जो सोच था, इंडियंस के जो उस टाइम जो सोच विचार चल रहे थे कि सती प्रथा था, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, गर्ल्स को बाहर नहीं निकालने देते थे, तो ब्रिटिश क्या इन सब के थोड़े खिलाफ थे। तो उस टाइम इंडियंस को ये डर था कि ये हमारे कस्टम्स में ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये हमारे कस्टम्स को, ये जो हमारे जो सोच है, हमारे जो कास्ट सिस्टम है, इन सबको ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, इन सबको ये खराब करने आए हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तो सबसे पहले कारण यही था कि इंडियंस को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही हमारे जो कस्टम्स है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूस, दूसरा पॉइंट है पॉलिसी ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश क्या करते, एक ये पॉलिसी ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या करते थे, इंडियंस के साथ बहुत ही नेगेटिव तरीके से बर्ताव करते थे। वो ब्रिटिश को ये लगता था कि वो सुपीरियर है इंडियन से, तो वो इंडियन से बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करते थे। वो उनको अपनी आर्मी में भी उन्हें क्या किया जाता था कि इंडियंस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उन्हें दूर दूर वॉर में भेजा जाता था, और ब्रिटिश को वॉर में उतना भेजा ही नहीं जाता था। अगर दूर वॉर चल रहा है या बहुत ज़्यादा ही है तो वॉर में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही भेजा जाता था। तो ये कुछ वो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और थर्ड है करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो करप्शन करते थे कि रिच पीपल जो थे, ब्रिटिश क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के हित में रूल्स बनाते थे, इंडियंस के लिए, इंडियंस के बिहाफ में एक भी रूल्स वो नहीं बनाते थे, करप्शन करते थे। वो जो भी इंडियंस जो भी अपना टैक्स पे करती थी, जो भी रेवेन्यू पे करती थी, उन सब को वो अपने अपने फ़ायदे के लिए वो यूज़ करते थे। फोर्थ है वो है आपका ऑपरेशन ऑफ द पुअर। और जो ऐसा रूल्स बनाया गया पुअर के लिए, ब्रिटिश ऐसे रूल्स, ऐसे जुडिशियल सिस्टम बनाती थी कि पुअर के लिए, कि उनको एक पॉवर्टी में उनको डाल दिया गया। वो ऐसे रूल्स ही बनाती थी, बहुत पुअर को ऑप्रेस करती थी, उनसे काम करवाती थी और उनसे टैक्स वसूलती थी, डबल टैक्स वसूलती थी उनसे, लेकिन उनको कुछ बदले में कुछ देती नहीं थी। उसके बाद पॉइंट है आपका फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। धीरे धीरे क्या होता, ब्रिटिश का जब एक्सपेंशन बढ़ा तो ब्रिटिश धीरे धीरे अपने एजुकेशन सिस्टम्स को भी बढ़ा रही थी। तब इंडियंस को थोड़ा सा ये डर था कि अब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा, इंग्लिश आएगा और बहुत सारे उनके ट्रेडिशंस आएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी सीखेंगी, हमारे बच्चे सीखेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा फेयर था, क्योंकि अब ब्रिटिश क्या कर रही थी, इंडियन एजुकेशन को साइड करके अपना वेस्टर्न एजुकेशन ले आ रही थी, अपने थॉट्स ले आ रही थी। तो ये एक कारण था जो इंडियंस को अंदर से डर होने लगा कि अब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा। लास्ट था टैक्सिंग रिलीजियस पैलेस प्लेस। अब ब्रिटिश क्या कर रही थी कि अब टैक्स को, उनको क्या था, ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, तो वो क्या कर रही थी, तो टैक्स तो इंडियंस ही देते थे, तो अब इंडियंस को टैक्स वो रिलीजियस प्लेसेस पे भी लगाने लगी, टेम्पल्स पे लगाने लगी, मस्जिद्स पे लगाने लगी। इन सब जगह पे वो टैक्स लगाने लगे कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो रिलीजियस प्लेसेस पे भी वो ब्रिटिश टैक्स लगाने लगी। ये था सोशो रिलीजियस कॉजेस पूरा। अब थर्ड जो रीज़न है वो था इकोनॉमिक कॉजेस। सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स कॉजेस का पहला रीज़न था वो था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ब्रिटिश क्या कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। ब्रिटिश क्या करती थी, यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सब लेके जाती थी और वहाँ पे वो बना के हम यहाँ पे वो गुड्स लाके यहाँ पे वो सस्ता में इसको सेल कर रही थी, मतलब लो प्राइस में सेल कर रही थी। और यहाँ पे वो क्या करते थे कि हमें हमसे जो रॉ मटेरियल्स लेते थे वो भी वो लो प्राइस में लेके जाते थे, और वो जो हमें टैक्स भी नहीं पे करते थे कि जो भी वो आपको
वो जो ब्रिटिश क्या थे, कस्टम ड्यूटीज़ भी पे नहीं करते थे, वो ऐसे ही रॉ मटेरियल्स को लेके जा रहे थे, हमारे पूरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दूसरा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारे जितना भी सोर्सेस था, रिसोर्सेज, हमारा जितना भी मनी था, जो भी सब वो ड्रेन करके अपने यहाँ से वहाँ ले जाते। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि यहाँ के जितने भी रिसोर्सेस, यहाँ के जितना भी हमारे पास जो वेल्थ था, जैसे जो भी रॉ मटेरियल्स था, गोल्ड था, वो सब यहाँ से वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया प्रोपोगनेट इकोनॉमिक रिटर्न इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जो ड्रेन इंक्लूडेड जैसे सैलरीज, इनकम, सेविंग्स ऑफ इंग्लिश मैन, ये सब यहाँ पे जो भी ब्रिटिश यहाँ पे कमा रहे थे वो यहाँ पे खर्चा ही नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो खर्चा नहीं कर रहे, सारे जो वेल्थ है वो सब ले जाके इंग्लैंड में ही ले जा रहे थे। हमारे जितने भी इंडियंस थे, जो भी वेल्थ है, वो सब अपना इंग्लैंड ही लेके जा रहे थे। थर्ड जो था डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट। कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन कैसे होने लगा, क्योंकि जो हैंडमेड गुड्स है, जो कॉटेज इंडस्ट्री, वो गुड्स थोड़ा यहाँ पे थोड़ा उसका हाई प्राइस रहता था, और जो वहाँ से ब्रिटिश से जो बन के आती थी वो कंपनी उसको मशीन से बनाती थी, तो उसका रिलेटिवली हमारे प्राइस से थोड़ा लो रहता था, जिसके वजह से क्या हुआ कि इंडियंस भी प्रिफर करने लगे लो प्राइस, जो ब्रिटिश जो बेच रहे थे लो प्राइस में, वो सारे गुड्स वो खरीदने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो लोग थे, जो कॉटन इंडस्ट्रीज जिसके थे, जिसके हैंडीक्राफ्ट थे, उनका काम मिलना बंद हो गया और वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जिसके वजह से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो वही यही था कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, जो लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जो साड़ीज़ वगैरह बनाते थे, जो कॉटन के जो कपड़े बनाते थे, वो सब डिक्लाइन होने लग गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि वो वहाँ जाके कंपनीज के मशीन से बना के लेके आते थे और यहाँ पे वो लो प्राइस में बेचते थे। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लो प्राइस वाले को ही प्रेफर करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस ने जो भी वो हैंडीक्राफ्ट थे, पीस इन कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन सबका जो हाथ जो वर्क था उनको मिलना बंद हो गया और वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि उनको वो काम नहीं मिल रहा था, तो वो अपना रोजी रोटी कैसे चलाते। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो था मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज था, सबसे पहला रीज़न था इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो सबसे जो पहला जो मिलिट्री कॉजेज था वो सबसे पहला यही था कि जो ट्विन जो इनके साथ जो एकदम इल ट्रीटमेंट सोल्जर्स को जो एकदम उनसे जो बिहेव किया जाता था वो बहुत ख़राब तरीके से किया जाता था। उनको ठीक से सैलरी, उनको ठीक से फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता था, उनको ड्रेसेस, आर्मी का जो ड्रेस भी था वो भी उतना अच्छा से नहीं दिया जाता था, उनको वॉर में बहुत दूर दूर भेजा जाता था, वहाँ उन्हीं को सिर्फ वॉर में भेजा जाता था, ब्रिटिश को नहीं भेजा जाता था, और उनको सिर्फ और सिर्फ लो रैंक पे ही रखते थे, उनको उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था, उनको इंडियन सोल्जर्स को हमेशा लो रैंक पे रखा जाता था। और जो सेकंड पॉइंट है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। हाँ, मेरे एक और पॉइंट था इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स में क्या था कि उनको अपना रिलीजियस मास्क पहनना अलाउड भी नहीं था, उनको अपना रिलीजन फॉलो करना भी उतना वहाँ पे अलाउड नहीं था। जो सेकंड पॉइंट था वो था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये भी एक रिलीजन से ही जुड़ा था। तो उस टाइम क्या था कि नहीं, इंडियंस को सी पार करना मतलब समुद्र पार करना, वो मानते थे कि वो भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो यही चीज़ ब्रिटिश बोलते थे कि आपको सी पार करके वॉर में जाना है, जो चीज़ इंडियंस को पसंद नहीं था। ये एक कारण था कि इंडियंस थोड़ा-सा नहीं चाह रहे थे कि वो काम करें। तो इंडियंस को फ़ोर्स किया जाता था कि वो सी पार करके जाके वॉर करें उनके लिए। थर्ड था लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। उस टाइम क्या था कि इंडियंस क्या था कि आप लो वेजेस में काम कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश में इंडियंस को ही लिया जाता था और उनको ही वो सारे काम कराए जाते थे, लो रैंक वाले वॉर में भी उनको भेजा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन जो ब्रिटिश आर्मी का वो इंडियंस का ही था। तो ब्रिटिश को एकदम कम रखते थे, उनको हाई रैंक पे रखते थे, लेकिन जितना भी एकदम हार्ड वर्क का काम है, जो भी वॉर का काम है, वो सब में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही रखा जाता था। फोर्थ पॉइंट है ब्लैक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। ब्लैक प्रोस्पेक्ट प्रमोशंस भी नहीं दिया दिया जाता था। इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम नहीं दिया जाता था, बट जब वही वेयर ब्रिटिश
जो ब्रिटिश के जो अपने एम्प्लॉय थे उनको प्रमोशन दिया जाता था, चाहे वो काम कैसा भी करे बट उनको प्रमोशन दिया जाता था, बट इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था। सब सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है लोअर सैलरीज। तो क्या है कि ब्रिटिश आर्मी जो थी इंडियंस को एकदम कम सैलरी देते थे, एकदम लो सैलरी देती थी। वो बहुत ही वो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन दिखाती थी अपना ब्रिटिश सोल्जर्स वर्सेस इंडियन सोल्जर्स के बीच में। इनको बहुत कम सैलरीज दिया जाता था, इनको उनका जो हार्ड वर्क का जो पे मिलना चाहिए था वो भी इनको नहीं मिल पाता था। ये सब तो रीजंस हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ा, इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ा, सोशल रिलीजियस कॉजेस पढ़ा और मिलिट्री कॉजेस पढ़ा, हम सबने कॉजेस पढ़ा। बट जो 1857 का जो सबसे मेन जो सबसे जो इमीडिएट कॉज जो मदद किया गया था, सबसे जो मतलब जिस वजह से 1857 का जो वॉर है वो आग की तरह फैल गया, वो था आपका 1857 में जो कार्टेज जो होता है ना, गन में जो कार्टेज यूज होता है उसका जो बनता था वो काऊ के फैट से और पिग के फैट से बनाया गया था। जो चीज़ इंडियन सोल्जर्स को पता चल गया, इंडियन सोल्जर्स में क्या है कि हिंदू जो लोग हैं वो काऊ को मानते थे और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग को मानते थे। कि जब इन्हें पता चल गया कि उसमें इन दोनों का फैट यूज़ होता है तो इन्होंने सबने काम करने से मना कर दिया, जो कि बहुत बड़ा कारण था इस कॉज का, बहुत बड़ा कारण था इस वॉर का। उन्होंने इस वॉर को सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी ने इस कार्टेज के खिलाफ आवाज़ उठाया कि ये हमारे रिलीजियस के हित के खिलाफ है, इसमें इन दोनों चीज़ों का फैट मिला हुआ है, काऊ का और पिग का, जो कि दोनों जो है रिलीजियस है दोनों के लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, हिंदू के लिए काऊ और पिग जो है मुस्लिम्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ। जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, उन सब ने रिजाइन कर दिया, जिसके वजह से पूरे लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यहाँ से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमारा वॉर का जो हमारे इंडियंस को ये चीज़ समझ आया कि अभी हमारे हित के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अब जो इस वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा है, वॉर जो हुआ अब लास्ट में इसका क्या रिजल्ट निकला है वो अभी हम पढ़ेंगे। पहला था जो रिजल्ट इसका निकला वो था एंड ऑफ द कंपनी रूल, जो कि था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। बंद कर। तो एंड ऑफ द कंपनी रूल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुआ था, उस क्या हुआ था कि कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया। उस टाइम एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। और ये मैं बोलूँगी कि आप बोर्ड एग्जाम्स में इस एक्ट को ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, उसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थे उन सबको खारिज कर दिया गया और वो पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा था कि जो कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह क्या है कि ब्रिटिश कैबिनेट को अपॉइंट किया गया एज ए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, जो कि इंडिया में जितने भी मैटर्स हैं उन सबको वो देखेंगे और उन सबको वो गवर्न करेंगे। इंडिया को जो गवर्न करेंगे वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे उस टाइम। उसके बाद है एक्चुअल गवर्नेंस बस क्या, जो एक्चुअल जो गवर्नेंस है वो किसके हाथ में रहेगा, गवर्नर जनरल, जो हु वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। जो कि जो एक्चुअल गवर्नेंस रहेगा वो गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा। इसको वाइस रॉय का भी नाम दिया गया। जो कि पर्सनल जो क्राउन के जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, मतलब यहाँ पे जितना भी जो भी गवर्न उन्होंने किया, जो भी यहाँ पे रेवेन्यू आया, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब क्राउन को जो इन्फॉर्म करेंगे। जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे वही थे यही फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अपॉइंटेड हो गए थे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट। एक और पॉइंट था कि जो सिविल सर्विस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक एग्ज़ाम से होगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होगा अंडर दी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंडर में। जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव होगा, मतलब सब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो भी ओपन कॉम्पिटिशन से होगा, एग्ज़ाम दे के होगा। और जो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। हमारे यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनका प्रोक्लेमेशन ये था कि हम किसी भी रिलीजियस, क्वीन विक्टोरिया का जो भी प्रोक्लेमेशन था उसमें था ये सब कि फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियंस।
उनका क्वीन विक्टोरिया का ये कहना था कि आप ऐसा पॉलिसी बनाइए कि आप इंडियंस का जो सोशल और रिलीजियस चीज़ है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा था कि हम इंडियंस और यूरोपियंस को हर सब्जेक्ट में इक्वली ट्रीट करेंगे, ऐसा उनका क्वीन विक्टोरिया जी ने कहा था। चाहे वो अपॉइंटमेंट हो या किसी भी चीज़ का, हम इंडियंस और यूरोपियन दोनों पे इक्वली ट्रीट करेंगे। और क्वीन विक्टोरिया ने ये भी कहा था कि हम उनको पार्डन प्रोवाइड करेंगे जो वॉर में गए थे, एक्सपेक्ट उसको जिसके मतलब ब्रिटिश के अंडर में जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि एक मर्डर किया, उनको छोड़ के बाकी जो भी वॉर में थे या उन सबको हम पार्डन प्रोवाइड करेंगे। डू इट बेस्ट टू एडवांस द इंडस्ट्री इन इंडिया, और हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में बेस्ट से बेस्ट इंडस्ट्री को लेके आए। सबसे लास्ट पॉइंट था प्रमोट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, और हम काम करेंगे पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए काम करेंगे, इंडियंस के हित के लिए काम करेंगे, उनका अच्छाई के लिए काम करेंगे, उन लोग को प्रमोट करेंगे। ये सब बात क्वीन विक्टोरिया में इंडिया में बताया, ये सब बात आके। अब जो थर्ड पॉइंट था वो था एंड ऑफ द मुगल्स एंड पेशवा। थर्ड पॉइंट था एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवा। अब क्या था कि अब मुगल रूल खत्म हो गया था, पेशवा के जो राजा थे वो सब भी अब कोलैप्स हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या था, पूरे इंडिया पूरे इंडियन स्टेट अब जो भी किसके अंडर था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के अंडर में था। अब क्या था, जो भी मुगल रूल था सब कुछ अब हट गया, राजा का जो था सब हट गया। अब कौन था, अब जो भी इंडियन को जो भी गवर्न करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन करेगा वहाँ से, और वो जो गवर्नर जनरल को भेजा है वही पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट था पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ से क्या था, ब्रिटिश ने स्टार्ट किया कि क्योंकि उन्होंने देखा कि 1857 में क्या क्या हुआ था, वॉर में उन्होंने देखा यूनिटी था, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा यूनिटी था, चोलों का सबका के बीच में भी यूनिटी था। वो एक यूनिटी के साथ उन्होंने वॉर को स्टार्ट किया। ये चीज़ ब्रिटिश ने नोटिस किया, जिसकी वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का क्या, उन्होंने क्यों क्या कर रहे थे, कास्ट के बेसिस पे लोगों को भड़का रहे थे और आपस में लड़ाई लगाने की कोशिश कर। वो ये बोलते थे मुस्लिम्स को जाके कि देखिए इंडियंस, आप इंडियंस का हिंदूज का पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आपका बहुत कम पॉपुलेशन है, वह जो डिसीजंस लेते हैं वही लोग लेते हैं। तो ये सब बोल के मुस्लिम्स को थोड़ा हिंदू के खिलाफ, हिंदू को मुस्लिम्स के खिलाफ थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसीज़ को यूज़ किया जा सके। फिफ्थ था चेंज इन द आर्मी। आर्मी में भी चेंज हो गया कि उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को अब लेना कम कर दिया। वो ब्रिटिश को ही ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे थे, इंडियंस आर्मी को अब लेना बिल्कुल भी उन्होंने कम कर दिया था। जो ले रहे थे अपने ही एम्प्लॉयज़ को ले रहे थे, आर्मी में पूरे के पूरा सिर्फ और सिर्फ अपने ही एम्प्लॉयज़ को रख रहे थे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब जो यहाँ पे जो वो कंपनी में जो बना रहे थे गुड्स, वो अब यहाँ बनाने छोड़ के वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल सबको, चाहे वो कॉटन हो या फिर आयरन हो या जितने भी सब चीज़ें, वो रॉ मटेरियल सबको ले जाके अपने वहाँ अपने इंग्लैंड में वो सब कंपनीज को दे देते थे, और वहाँ से जो गुड्स लेके आते थे, जो एकदम जो फिनिश गुड्स था वो लेके आके यहाँ पे वो एकदम लो प्राइस में इंडियंस को बेच रहे थे। तो जिसके वजह से हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये सब कुछ वॉर के जो रिजल्ट्स रहा है, ये 1857 का जो वॉर का ये कुछ रिजल्ट्स था। तो ये था हमारा 1857 का वॉर का पूरा रिवीजन वीडियो था। इसमें हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन की क्या स्टार्ट हुआ था, क्या इसका कॉजेस था, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस था, तो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ा। तो आई होप दिस वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी, रिविज़न वीडियोज़। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे और किस चैप्टर पे वीडियोस लाना है, और मुझे क्या इसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, ताकि वीडियो और अच्छा लगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोग ये वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, आप लोग की बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि इस बार बोर्ड्स देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।